एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है आपकी 20 फरवरी 2025। हम आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है आज लेकर आ चुके हैं और लगभग हमें पूरे के पूरे एक्यूरेट 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस थे वो मिल चुके हैं, जो कि हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आज का पूछा गया है आपका फर्स्ट शिफ्ट का 2024 में दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। साल 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जो पुरस्कार है 8 अक्टूबर 2024 को इन्हें दिया है और ये पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने 30 सितंबर 2024 को यह घोषणा की कि जूरी ने प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में बेसिकली चुना गया है। और मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, 2021 का मिला था वहीदा रहमान को, है ना, और 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला, जो कि 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये इनको मिला है, कब मिला है? 2024 में, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी अगर बने कि 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 2024 में दादा साहब फाल्के, तो 2024 में ये दिया गया है 2022 के लिए, ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। गाइस, ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अपडेट आपको देते हैं। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर, 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी, है ना। 49 रुपीज़ की प्राइस अगर आप अभी पे करेंगे तो अभी आप बेस्ट कंटेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और पूरा अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा आप। अभी अगर आपने यहाँ पर विजिट नहीं किया है, डेमो नहीं देखा, तो जरूर से चेकआउट करिएगा। आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अभी बचा हुआ है, तो बेस्ट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड सारा आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा, है ना। बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको फिर टाइम इतना नहीं मिलेगा, पूरी तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुरु एम के सरोजा किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन बना है, या फिर सरोजा वेदनाथ, दोनों से एक नाम आपका दे रखा था। कुछ बता रहे थे कि सरोजा से क्वेश्चन बना है, एम के सरोजा से, कुछ बताते थे सरोजा वेदनाथ से पूछा है। तो ये जो दोनों है, अगर बात करें दोनों की, तो ये दोनों भरतनाट्यम के ही नृत्य शैली से संबंधित है, नृत्यांगना है। मद्रास कादिरावेलु सरोजा इनका नाम है, एम के सरोजा का पूरा नाम, है ना। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जिन्हें भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के लिए स्पेशली जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया है एम के सरोजा को। सरोजा वेदनाथन की बात करें तो एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना, शिक्षिका और भरतनाट्यम की समर्थक ये थी। भारत सरकार ने 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण भी इनको दिया है, सरोजा वेदनाथन को। और 2011 में किसको दिया है? एम के सरोजा को पद्मश्री, है ना। तो इस तरह से आप दोनों का आप याद रखिएगा, दोनों का हमने बता दिया, जो भी होगा क्लियर आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी? 2020 में। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है कि कुछ लोग बता रहे थे कि जो आत्मनिर्भरता के साथ में किस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया, इस तरह से क्वेश्चन बना था। और कुछ बता रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत योजना था, और उन्होंने हमें बाकायदा ऑप्शंस भी बताए हैं कि 2020, 21, 22 इस तरह से ऑप्शंस दे रखे थे। तो आपका फिर यही पूछा गया होगा, आत्मनिर्भर भारत योजना जो कि कोविड के टाइम पर लागू हुई थी 2020 में, वो क्वेश्चन दूसरा होगा, पंचवर्षीय योजना वाला वो अलग क्वेश्चन होगा, है ना। ये आपका सेपरेट अलग था। आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, इसकी घोषणा 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय उत्पाद व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 20 लाख करोड़, है ना, के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके तहत भारत की जो जीडीपी इसका 10%, इसे लोकल के लिए वोकल अभियान से जोड़ा गया, जिससे देश में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा है, 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने एशियाई खेलों में जीता था स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, है ना, भाला फेंक खिलाड़ी ये बने हैं। तो याद रखिएगा, एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेलों में। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उन्हें विश्व एथलेटिक्स अगस्त 2021 तक एथलेटिक्स द्वारा दूसरा स्थान दिया गया है, अगस्त 2021 तक। तो चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए या ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उपलब्धियों की अगर अपन बात करें तो IAAF विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप हुई थी 2016 में। उन्होंने जो है 86.48 मीटर का विश्व अंडर-20 रिकॉर्ड थ्रो हासिल किया था। वहीं 2020 में टोक्यो ओलंपिक में चोपड़ा ने
या नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता था, आपको पता होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार जो है कितना अनुच्छेद कितना से कितना तक देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और इन अधिकारों को भारत का जो मैग्ना कार्टा है ये भी कहा जाता है ना। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के खिलाफ, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है 6, आपको याद रखना है स्पेशली, है ना। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है और सांस्कृतिक शिक्षा से जुड़ा अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। तो ये 14 से 35 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी और ये जो नृत्य रूप है दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पत्तिकारम इसमें भरतनाट्यम का उल्लेख या वर्णन मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर से बना है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी के पास जो कोणार्क है यहाँ पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में बनवाया गया था और इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया था और प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में यहीं पर लगता है उड़ीसा कोणार्क मंदिर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ये पूछा गया मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है ये कोई निश्चित कार्यकाल इनका नहीं होता है, याद रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, और हमें बता रहे थे कि 6 वर्ष का होता है, तो ये गलत है, 6 वर्ष का नहीं होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इनका कार्यकाल निश्चित रूप से 6 वर्ष का नहीं होता है ना। तो कोई निश्चित कार्यकाल इनका नहीं होता है, बस इनकी लास्ट एज है 65 ईयर्स, है ना। 65 वर्ष के बाद में, है ना, 65 जो साल उम्र है इस तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। बाकी ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने 5 वर्ष हो गए तो उसके बाद में ये नहीं रह सकते, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कैसे तय होता है, तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए 6 साल का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु की अगर अपन बात करें तो 65 वर्ष की उम्र तक पद पर ये बने रह सकते हैं, 65 वर्ष की उम्र तक, है ना। इसके पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और कार्यकाल की जो अवधि होती है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, उनके सेवानिवृत्ति की जो उम्र है 65 वर्ष निर्धारित है। इसलिए कई मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल केवल कुछ महीने या 1-2 साल का ही होता है, ये आपको याद रखना है ना। और एवरेजेबल देखे अपन तो ये करीबन 1.5 साल के लगभग बताते हैं कुछ लोग, तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है, तो डॉक्टर PK मिश्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के अन्य कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये है अजीत कुमार डोभाल, इनसे क्वेश्चन एक दिन बन चुका है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है ये है अमित खरे और तरुण कपूर, इनका नाम है। प्रधानमंत्री के अपर जो सचिव है ये अरविंद श्रीवास्तव, हरिरंजन राव, आतिश चंद्र, सुभाषीष पांडा, है ना, अमित सिंह नेगी, ये इनके अपर सचिव है। प्रधानमंत्री के जो संयुक्त सचिव है दीपक मित्तल और श्री सी श्रीधर, इनका नाम है। प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव है विवेक कुमार है और हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये इनके निजी सचिव है। तो हमने आपको इनका नाम बता दिया है, याद रखिएगा सभी का, कोई भी दिन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का जो बाल लिंग अनुपात है कितना है, तो ये 919 है। 2011 की देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था, 927 था और 2011 की जनगणना में घटकर ये 919 हो गया था। तो यही पूछा है 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि वर्तमान में है 919। 2001 में ये 927 था, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में शक पल्लव जो थे इनको किस नाम से जाना जाता था, और विकल्प भी आपको मिले थे, इंडो यूनानी, कृषाण, पार्थियन, शक, इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए थे। बाकी अगर हमने थोड़ा सा देखा इसके बारे में तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट ऑप्शन है इसमें हो सकता है उनको एग्जैक्ट याद नहीं रहा हो, और अगर एग्जैक्ट भी हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगा सकते थे। बाकी यहाँ पर सीथियन जो पारद है ये आपका करेक्ट आंसर हमें मिला है। शकों को वैकल्पिक रूप से इंडो सीथियन के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में शक पल्लव जो है इनको सीथियन पारद के नाम से जाना जाता था। शक और पल्लव दोनों ही खानाबदोश लोग थे, है ना। शक मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शासन किया, वही पल्लव जो है भारत के साथ मिलकर आदिम क्षेत्रियों के में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। अब बाकी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या कुछ किस तरह से चीज़ आपको मिली थी। अगला क्वेश्चन है, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर किसे मिला था या किसने जीता, इस तरह से। और बता रहे थे कि ये जो गाना था ये किसने गाया था, स्लम डॉग मिलेनियर में संगीत किसने दिया था, तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन में AR रहमान था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। AR रहमान ने स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर भी जीता था और उन्होंने 2 ऑस्कर जीते।
सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत और गीत है जे हो, इसके लिए इन्होंने ऑस्कर जीता। स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है जो भारतीय लेखक विकास स्वरूप के उपन्यास Q&A 2005 का एक स्पष्ट अस्पष्ट रूपांतरण है। तो इसके लेखक भी याद रखिएगा, स्लमडॉग मिलियनेयर के विकास स्वरूप इनका नाम है, इनका एक उपन्यास है Q&A, इस पर ये बेस्ड है। फिल्म का जो निर्देशन है ये किसने किया है, स्लमडॉग मिलियनेयर का, तो डेनी बॉयल ने किया है। 81वां अकादमी पुरस्कारों में इसने 8 पुरस्कार इसके लिए जीते। अगला क्वेश्चन जो पूछा है IFSC कोड से पूछा है, IFSC कोड में कितने अंक बेसिकली होते हैं, तो 11 अंक होते हैं IFSC कोड में। IFSC कोड 11 अक्षरों का होता है, यह अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, इसमें अंग्रेजी के अक्षर और संख्याएं दोनों होती है। तो IFSC कोड की संरचना इस प्रकार होती है, पहले 4 अक्षर बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5वां अक्षर हमेशा शून्य होता है और अंतिम 6 अक्षर बैंक की शाखा का कोड बेसिकली होता है। तो इस तरह से ये जो है चीजें होती है। अच्छा गाइस, हमारा सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये लेह लद्दाख से करती है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर जो झील है इसके पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह जो है लेह में भारत में प्रवेश करती है। तो लेह से कुछ दूरी पर भारतीय प्रशस्ति केंद्र जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसमें इसकी बाईं ओर इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी है जास्कर नदी मिलती है। तो कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों में एक ही दिशा में 150 मील 240 किलोमीटर तक सिंधु इसकी उल्लेखनीय सहायक नदी श्योक नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है कितना होता है, तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर अपन बात करें, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार को आपको बताइए, इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है आपका। भारत का चुनाव आयोग है ना, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेखित भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी रखता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी को हुई थी 1950 को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आयोग का जो सचिवालय है ये कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो गॉडगिल जो फॉर्मूला है ये आर्थिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है। ये भारत में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को योजना अनुदान है ना, प्लान ग्रांट्स वितरण करने का एक फॉर्मूला है और इसे DR गॉडगिल समिति जो थी इसके द्वारा तैयार किया गया था। गॉडगिल ने योजना आयोग की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी तैयार की थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 तक चली थी, गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत के रक्षा जो क्षेत्र है इस पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसे आने वाले कौन थे जिन्हें शक संवत, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो ये सब कुषाण से रिलेटेड है जहाँ तक पता चल रहा है। तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे, तो इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत इन्होंने 1878 ईस्वी में की थी, है ना, ईस्वी में हुई थी। शक संवत को चलाने वाले कनिष्क कुषाण थे, लेकिन उन्होंने इसे शक संवत कहा था, है ना। तो ये इस तरह से चीजें थी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर इन्होंने की थी। यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने की थी, है ना। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। सन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है और यह गुप्त स्वतंत्रता संगठन था। इसकी जो शुरुआत है नासिक में मित्र मेला के नाम से हुई थी। नासिक में मित्र मेला के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी और यह संगठन भारत के कई हिस्सों में फैल गया। सावरकर के लंदन चले जाने के बाद इसकी शाखा लंदन तक भी फैल गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें युद्ध के समय आत्मनिर्भरता की योजना चलाई गई, तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। और कुछ बता रहे थे कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो यह 3य पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना में युद्ध के समय आत्मनिर्भरता की योजना चलाई गई और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है ये अगले 1 या 5 वर्षों में स्थायी विस्तार की प्रणाली के पहले चरण का प्रतीक है। और इस अवधि के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल तेजी से विस्तार करना चाहिए बल्कि एक साथ स्वतंत्र और स्वयं उत्पादक बनना चाहिए। इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, किया गया था। ये चीजें हुई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है मोहिनीअट्टम से पूछा है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरला हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये एक एकल नृत्य है और इसे मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। तो मोहिनीअट्टम की जड़ें जो है नाट्यशास्त्र में है। नाट्यशास्त्र शास्त्रीय कलाओं पर लिखा गया एक प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। मोहिनीअट्टम की जो शुरुआत है केरल के मंदिरों में हुई थी। गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो एक गद्यांश बना था जिससे 5 क्वेश्चन आपके दे रखे थे। तो महाभारत पर बेस्ड था पूरा गद्यांश, आपका गद्यांश है ना। 5 क्वेश्चंस बने थे। रचनाएं से आपका 1 क्वेश्चन बना था। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन थे आपके। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन था। तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुवचन से आपका 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे आपके। मुहावरे से 1 क्वेश्चन था। पेरा जंबल पूछा गया था, है ना। 1 शब्द से 1 क्वेश्चन था। देशज विदेशज भी आपका 1 आई थिंक देखने को मिला था। मैथ्स में प्रतिशत जो था इससे 1 क्वेश्चन था। लावानी से 2 क्वेश्चन थे। SICI है ना, औसत से 2 क्वेश्चन थे आपके। LCM SCF से 2 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था। रेशियो से 1 क्वेश्चन था। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन था। ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आयु से 1 क्वेश्चन था। समय कार्य से 1 क्वेश्चन था। अनुपात से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर अपन बात करें, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन था।
वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था, इसके अलावा सिलोज्म से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, आकृति से 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था, पजल से 1 क्वेश्चन था। तो ये आपका रीजनिंग का है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हमने आपको लगभग सारे बता दिए कहाँ कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। हिंदी मैथ्स रीजनिंग तीनों का हमने बता दिया। बाकी जीके का तो हमने आपको पूरा का पूरा पेपर ही कवर करवा दी, जो आपके एग्जाम में 100% रियल और ऑथेंटिक चीजें पूछी गई है, सारा हमने कवर करवा दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।